Hello everyone. So last class में we were discussing about the Consumer Protection Act 2019 जो नया एक्ट आया है in place of Consumer Protection Act 1986. लेकिन मैंने बताया था कि सब Consumer Protection Act 1986 पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक चीज़ें उसकी abolish हो गई, उसकी जगह नया एक्ट ने ले ली, लेकिन अभी 100% रिप्लेसमेंट नहीं हुई है ऑफ द ओल्ड एक्ट बाय द न्यू एक्ट. लेकिन और इसलिए मैंने बताया कि आपको पुराना एक्ट भी पढ़ना है और नए एक्ट के जो प्रोविजंस इफेक्टिव हो गए वो पढ़ने हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द आईसीएसआई. पुराना एक्ट आपको पढ़ना है और साथ में नया एक्ट में जो जो प्रोविजंस इफेक्टिव हो गए वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है. तो अपने लास्ट क्लास में थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था. देन वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द वेरियस टर्म्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज अंडर दिस एक्ट. ये दो चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स. कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, देखिए दिस पर्टिकुलर टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है एज इट वाज गिवन इन द ओल्ड एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सेम है. See, this consumer protection councils, these are basically advisory bodies and they advise the government, they give the advice to the government regarding what are the measures. गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करते हैं, what are the measures, what are the steps the government should take in order to promote and protect the rights and the interests of the consumers. कंज्यूमर्स के राइट्स को और बेहतर तरीके से कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके बारे में. कदम तो गवर्नमेंट उठाएगी, स्टेप्स गवर्नमेंट विल टेक, मेजर्स गवर्नमेंट विल टेक, बट गवर्नमेंट को एडवाइस कह सकते हैं. ये एक्सपर्ट है, ये अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टाइज से गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कैन टेक वेरियस मेजर्स स्टेप्स in order to protect and promote the interests and the rights of the consumers. So that is the basically role of these bodies, advisory body. These bodies are three levels. We have central level, state level and the district level. तीनों लेवल पे हैं. तो पहले हम बात करते हैं the कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट द सेंट्रल लेवल. उसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. Obviously, it is one for the entire country because central body है. It advises whom? It gives the advice to the central government regarding the steps or measure to be taken for promoting and protecting the rights of the interests of consumer. अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स. Consumer Affairs, Ministry of Food, Public Distribution and Consumer Affairs, that is the central government, the concerned ministry when we say central government under this law. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये जो मिनिस्ट्री है इसको ये एडवाइस करती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की व्हाट आर द स्टेप्स दिस मिनिस्ट्री शुड टेक, व्हाट आर द मेजर्स इट शुड टेक in order to protect and promote the rights and the interests of consumer and to enforce the rights of the consumer in a better way. Now जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है इसको सेटअप किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. सेंट्रल गवर्नमेंट से द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ काउंसिल टू बी नोन एज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. मतलब गवर्नमेंट को ऐसा करने की पावर दे रखी है, गवर्नमेंट उस पावर का इस्तेमाल कर इस काउंसिल को बना रखा है. विच विल कंसिस्ट ऑफ द, इसमें दो तरह के लोग होंगे.
एक तो चेयरपर्सन होगा एंड अदर मेंबर्स। चेयरपर्सन जो भी इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होगा, द पर्सन हु इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, he will automatically be the chairperson of the or chairman of this particular the council। अच्छा, इसका तो कह सकते हैं ये एक्स ऑफिशियो पोजीशन है। एक्स ऑफिशियो पोजीशन का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग वन पोजीशन अ पर्सन होल्ड्स द अनदर पोजीशन, एक्स ऑफिशियो पोजीशन। इट मींस अगर इस मिनिस्ट्री का कोई मिनिस्टर चेंज होता है तो क्या ऑटोमेटिकली सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का चेयरपर्सन भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा मतलब whosoever is the minister of this ministry in the central government, automatically he will be the chairperson of this particular council, central consumer protection council। अदर मेंबर्स से बोला, इसके अलावा अदर मेंबर्स में कुछ ऑफिशियल होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब जो हुआ ऑलरेडी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, नॉन ऑफिशियल का मतलब प्राइवेट पर्सन में बी फ्रॉम एनजीओज और पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड ऑल दैट, तो वो प्राइवेट पर्सन, दैट इज नॉन ऑफिशियल। एंड रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मतलब गवर्नमेंट जिस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किए गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को ऐसा करने की पावर दे रखी है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करे इसके अंदर कितने ऑफिशियल होंगे, कितने नॉन ऑफिशियल होंगे एंड किन किन के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होंगे, सारी बातें गवर्नमेंट डिसाइड, वो अदर मेंबर्स हैं। एंड ओवरऑल इस काउंसिल की साल में मिनिमम एक मीटिंग, मिनिमम वन मीटिंग इन अ ईयर जरूर होनी चाहिए। मिनिमम वन मीटिंग इन अ ईयर जरूर, साल में कम से कम एक मीटिंग ये जरूर करेंगे काउंसिल सेंट्रल। एंड रोल क्या है, इट एडवाइजेज द Ministry of Food, Public Distribution and Consumer Affairs in the central government regarding the steps or measures to be taken by this ministry to promote and protect the rights of the consumers in a better way। That's the idea। It's an advisory body, तीनों ही लेवल पे, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सब एडवाइजरी बॉडी है। हाँ, अलग अलग लेवल पे अलग अलग मिनिस्ट्री को, अलग अलग गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को एडवाइस कर रहे हैं, स्टेट लेवल वाली क्या होगी, स्टेट लेवल पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स उसको एडवाइस करेगी। दैट्स, देखिए अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज द, ये टॉपिक सेम है जो आपने ओल्ड एक्ट में पढ़ा, इसलिए हम ज्यादा टाइम लगाने का मतलब नहीं है, सारे प्रोविजंस भी सेम है। देखिए, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये जो बॉडी स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अगेन हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के लिए ये काउंसिल सेटअप करेगी। उसका नाम होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर, फिर स्टेट का नाम आएगा ऐसे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर, देन द नेम ऑफ द स्टेट, फॉर द हरियाणा, फॉर दिल्ली, फॉर उत्तर प्रदेश, फॉर आंध्र प्रदेश, फॉर तमिलनाडु, फॉर महाराष्ट्र, समथिंग लाइक दैट। तो हर एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के लिए ये काउंसिल सेटअप करेगी। अच्छा, ये काउंसिल अल्टीमेटली उसी स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, क्या उसको एडवाइस करेगी रिगार्डिंग द, जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, क्या उनको आपको एडवाइस करेगी what are the major steps we should take in order to promote and protect the rights or the interests of consumers in a better way in the state of Maharashtra? Yes or no? ऐसे सिमिलरली हर एक स्टेट के अंदर ये सेम पैटर्न होगा। अच्छा, इसके अंदर इसका जो चेयरपर्सन होगा कौन होगा, देखिए इसमें तीन तरह के लोग होंगे। चेयरपर्सन जो भी उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर होगा, ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन, ये भी एक्स ऑफिशियल पोजीशन है। इसके अलावा सच नंबर अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल पर्संस रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज में प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अलावा सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 10, दैट कैन बी मैक्सिमम 10 एज में बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका हर एक स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ नॉमिनीज होंगे और एक पर्टिकुलर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 नॉमिनी हो सकते हैं। इसका तीन तरह के लोग हैं, तो चेयरपर्सन होगा, इसके अलावा अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इसके अलावा अदर मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट एक्सीडिंग 10 ऑन वन पर्टिकुलर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। एंड ओवरऑल काम क्या, बेसिकली
जिस स्टेट से आप जुड़े हुए हैं उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर उनको एडवाइस करना कि व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द मेजर्स शुड टेक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा, इस काउंसिल की मिनिमम साल में 2 मीटिंग जरूर होगी। जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कम से कम एक थी, इसकी मिनिमम 2, मिनिमम 2 मीटिंग्स पर ईयर। मिनिमम 2 मीटिंग, साल में कम से कम ये 2 मीटिंग जरूर करेंगे, ज्यादा करना आपकी मर्जी है लेकिन कम से कम साल में 2 मीटिंग जरूर करेंगे। इस तरह ओके। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगी। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर मान लीजिए लेट से 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए 30 अलग अलग आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वन फॉर वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी। और ये सारी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, दे विल एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसको एडवाइस करेगी रिगार्डिंग द मेजर स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स इन अ बेटर वे। मतलब बेसिकली रोल तीनों बॉडी का सेम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, स्टेट का, नेशनल का, सब सेंट्रल का, सबका। फर्क क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को आपको एडवाइस कर रही है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल स्टेट लेवल पे जो मिनिस्ट्री है, और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर ये भी स्टेट, क्योंकि गवर्नमेंट तो 2 ही लेवल पे है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसको कॉन्स्टिट्यूट भी स्टेट गवर्नमेंट ही करे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को। तो एक स्टेट के अंदर देखा जाए स्टेट की जो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है प्लस स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये सभी उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग द स्टेप्स और मेजर्स टू बी टेकन फॉर promoting or protecting the rights of the interest of the consumer in a better way. Now, इसका कंपोजिशन देखिए, इससे कंपोजिशन में 2 तरह के लोग हैं। अगेन चेयरपर्सन, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का, जिस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। अच्छा, कुछ डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो जो भी नाम है उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, वो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन, ये भी एक ऑफिशियल पोजीशन है। इसके अलावा सच नंबर अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी। इसके अलावा कुछ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, कितने क्या किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, ये सारी बातें स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की भी मिनिमम 2 मीटिंग्स एवरी ईयर, मिनिमम 2 मीटिंग्स एवरी ईयर, ये मैंडेटरी है। इससे ज़्यादा करना आपकी इच्छा है लेकिन इतना तो कम से कम करना ही है। मतलब देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तीनों तरह की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनका एडवाइजरी रोल है। दे आर एडवाइजरी बॉडीज, वो कंसर्न गवर्नमेंट को, मतलब जिससे वो जुड़ी हुई है उस गवर्नमेंट को एडवाइस कर रही है। उस गवर्नमेंट का, तो उस गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को, ये सब आप क्या क्या कदम उठाएं, क्या क्या और बेहतर कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। एंड एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की मिनिमम साल में 1 मीटिंग, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की मिनिमम 2-2 मीटिंग साल में कम से कम होना मैंडेटरी है। इसके अलावा ज़्यादा करना आपकी मर्जी है, बट दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली ये एग्जीक्यूशन में इनका रोल नहीं है, लोगों को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने में इनका रोल नहीं है। बेसिकली कह सकते हैं जो कंसल्टेंट होते हैं, इस आप कंसल्टेंट एक्सपर्ट है, आपको सर्टेन चीज़ पे गाइड कर रहा है, करना आपको है। वैसे कंसल्टेंट वाला रोल प्ले कर रहे हैं, एडवाइजरी रोल प्ले कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन में इनका कोई रोल नहीं है, एग्जीक्यूशन के लिए अलग से बॉडी जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। और ये टॉपिक, इसके प्रोविजन सब कुछ ऑलमोस्ट क्या सेम ही है एज इट वाज गिवन इन द ओल्ड एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सेंट्रल
कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। आपको याद होगा जब लास्ट क्लास मैंने ली थी उसमें डेफिनेशन के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन आई थी सेंट्रल अथॉरिटी, और मैंने बताया शॉर्ट में सेंट्रल अथॉरिटी बोलते हैं, उसका पूरा नाम क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और वहां लिखा होता है कि सेंट्रल अथॉरिटी मींस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी established by the central government under section 10 of this act, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसका अंदर ये उसी के बारे में हम डिटेल, ये नया कंसेप्ट है, इट्स अ न्यू कंसेप्ट, एंड ओल्ड एक्ट में ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कुछ, इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एकदम नई चीज़ें। नई किस सेंस में? अच्छा, ओल्ड एक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऐसा एक्ट के अंदर कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं दे रखी थी कि जो लॉ को इन्फोर्स करने में, इंप्लीमेंट करने में जिसका रोल है, कोई अलग से एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं दे रखी थी। हाँ, मिनिस्ट्री है, बट मिनिस्ट्री के नीचे कोई अथॉरिटी वो कुछ भी नहीं दे रखा था। ठीक है, जैसे हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, फिर पढ़ते हैं रीजनल डायरेक्टर, फिर पढ़ते हैं ROC, तो नीचे भी अथॉरिटीज हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के नीचे कोई अथॉरिटी नहीं दे रखी, लेकिन न्यू एक्ट के अंदर डाला गया। और ये जो अथॉरिटी है, एक चीज़ मैं और कंपेयर करूँगा, आप सब ने इनफैक्ट आपको इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ के पेपर में, या ओल्ड सिलेबस के जो बच्चे हैं उनके इसके अंदर इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉ में एक आप टॉपिक पढ़ते हैं ना, कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट 2002 में जैसे आप एक वहां अथॉरिटी पढ़ते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। और कि साहब अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI को लगता है कि साहब समवन इज इंडल्जिंग इनटू एनी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, ठीक है, वो कार्टेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इलीगल कार्टेल्स एंड ऑल दैट, तो उनको नोटिस देना, उनके अगेंस्ट इंक्वायरी करवाना, इन्वेस्टिगेशन करवाना। अच्छा, उन सब चीज़ों में इसका तो कैसे थे, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट। अच्छा, एक और बात आपने वहाँ पढ़ी, अगर आपको याद हो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है, उसको काम को हेल्प असिस्ट करता है एक अथॉरिटी में, डायरेक्टर जनरल या DG। जैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई कंप्लेंट आई अगेंस्ट सम पर्सन कि साहब वो बंदा एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रेड प्रैक्टिस में, या सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन इंडल्जिंग इनटू द एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रेड प्रैक्टिस, तो वेदर एक्चुअली इंडल्जिंग इन और नॉट, उसकी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके लिए CCI असिस्टेड बाय डायरेक्टर जनरल, या डायरेक्टर जनरल असिस्ट द CCI इन डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ भी एक डायरेक्टर जनरल है, यहाँ भी डायरेक्टर जनरल है। तो कह सकते हैं जैसे कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर वी हैव अथॉरिटी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड उसकी हेल्प करने के लिए डायरेक्टर जनरल, उसी तरीके से अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वी हैव दिस अथॉरिटी कॉल्ड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एंड इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ भी एक डायरेक्टर जनरल है, यहाँ भी एक डायरेक्टर जनरल है। तो वेरी मच इसका जो रोल है वेरी मच सिमिलर टू द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर कंपटीशन एक्ट, एक एग्जीक्यूटिव उस तरह का रोल है। एंड इसको जैसे वहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की हेल्प करने के लिए डायरेक्टर जनरल है, वैसे ही इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द फंक्शंस बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन इफेक्टिव मैनर, यहाँ भी डायरेक्टर जनरल का एक रोल है। ठीक है, और इस अथॉरिटी को हम शॉर्ट में सेंट्रल अथॉरिटी बोलते हैं, शॉर्ट में कहते हैं सेंट्रल अथॉरिटी। पूरा नाम ये है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और इसको सेक्शन 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है टू सेटअप दिस बॉडी। तो गवर्नमेंट ने उस पावर का इस्तेमाल करके इस अथॉरिटी को सेटअप किया है। अब इसका मेनली किस तरह की सिचुएशन में देखिए, जिस शॉर्ट में हम सेंट्रल अथॉरिटी बोल रहे हैं, it has been established by
सेंट्रल गवर्नमेंट परसुएंट टू द पावर गिवन अंडर सेक्शन 10। इसका जो कंपोजिशन है सेंट्रल अथॉरिटी का, एक तो चीफ कमिश्नर होगा, प्लस अदर कमिश्नर्स, वो कितने होंगे क्या होंगे, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो चीफ कमिश्नर, सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स एज में प्रिस्क्राइब एंड टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करो। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बॉडी को सेटअप कर रही है, स्टैब्लिश किया है परसुएंट टू द प्रोविजन पावर गिवन अंडर सेक्शन 10। तो ये तो लिखा, एक तो चीफ कमिश्नर होगा प्लस अदर कमिश्नर्स होंगे, कितने होंगे क्या होंगे, वो ऑल विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड दिस द कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब इसका मेन रोल क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसका रोल है? देखिए, तीन तरह की सिचुएशन है। अगर कहीं पर भी सेंट्रल अथॉरिटी को यह पता लगता है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा है हमारे कंट्री में, किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, किसी पर्टिकुलर शहर में, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, कि साहब एनीथिंग इज हैपनिंग विच इज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, या whenever central authority comes to know that someone is indulging, some traders, manufacturers are indulging unfair trade practice, तो वहां भी इसका रोल आता है। और some people are giving the false or misleading advertisement। तीन तरह की सिचुएशंस हो गई। अच्छा, मान लिया कोई गुड्स बना रहा है मैन्युफैक्चरर, वो अपने गुड्स के बारे में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रहा है, दे वर चीटिंग द इन्वेस्टर, तो वो तो है ही है। प्लस जो अच्छा आप जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, या तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, मैगजीन, या टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो जो पब्लिशर है, जो छाप रहा है आपके ऐड को, वो भी कवर्ड है, उसके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है। और जो इंडोर्स कर रहा है, अच्छा एडवर्टीजमेंट में सेलिब्रिटीज भी होते हैं जो प्रोडक्ट को या सर्विस को इंडोर्स करते हैं वो ऐड में, तो वो उनकी भी लायबिलिटी है। इसके अंदर ये सब नई चीजें, ओल्ड एक्ट में सब चीजें नहीं थी, इसका ओल्ड एक्ट में ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब इन द केस ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, नॉट ओनली द मैन्युफैक्चरर और द सेलर और द ट्रेडर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, एंड जिसने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या फॉल्स एडवर्टीजमेंट निकाला से वो तो लायबल है ही है। इन एडिशन टू दैट जो आपको पब्लिशर है, मतलब अखबार में आपका ऐड छपा या टीवी में आपका ऐड आ रहा है, तो जो पब्लिशर है, दैट प्रिंट मीडिया, जो न्यूज़पेपर या टीवी जो चैनल है, दे आर दैट ए पब्लिशर, वो भी लायबल होंगे। और जो आपके प्रोडक्ट की इंडोर्समेंट कर रहा है, जो सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं आपके ऐड में आते हैं, वो भी लायबल होंगे इन केस दे जो फॉल्स और मिसलीड। अभी क्या लायबिलिटी होगी सब, लेकिन मैं मोटी बात बता रहा हूँ। देखिए, इट मीन्स द रोल ऑफ द कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी, इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्री काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें हो रही विच इज वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, if there is an unfair trade practice being followed by certain traders, manufacturers, और false और misleading advertisement, अच्छा ultimately सब हैं consumer rights से related ही। unfair trade practice ultimately नुकसान किसका हो, consumer का। false misleading advertisement, who will get trapped, who will get cheated, consumer। तो इन सारी situation में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज गॉट अ रोल टू प्ले, एंड वो मैंने एक मोटी बात आपको स्ट्रक्चर पहले बता दिया। अब आपको मैं प्रॉप देखिए, अभी मैंने बताया, जैसे मान लिया कहीं पे अगर सेंट्रल अथॉरिटी को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि साहब सो एंड सो पर्सन आर इंडल्जिंग इनटू अनफेयर ट्रेड, कोई कंप्लेंट आती है, तो खाली कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट जेन्युइन है या नहीं, क्या उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए अगेन मैंने बताया सेंट्रल अथॉरिटी खुद ये सब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली नहीं करती, इसके लिए इट टेक्स द हेल्प ऑफ डायरेक्टर जनरल। तो कह सकते हैं जो सेंट्रल अथॉरिटी के साथ एक बॉडी को जोड़ रखा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर जनरल। एक तो ये सेंट्रल अथॉरिटी होगी और इसके साथ एक तो जो रखा है डायरेक्टर जनरल, डिपार्टमेंट को जोड़ रखा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन विंग। ये जो बॉडी है, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करवानी टू फाइंड आउट द ट्रूथ,
कोई आरोप लग गए, कोई कंप्लेंट आ गई, तो सही माने में वो कंप्लेंट जेन्युइन है कि नहीं, टू इन्वेस्टिगेट दैट, उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन विंग है, एंड दैट इन्वेस्टिगेशन विंग इज एक्चुअली अ डायरेक्टर हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, ठीक है। इसे हम डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट भी बोल देते हैं, उसका हेड जो होता है वो भी डायरेक्टर जनरल है और डिपार्टमेंट को भी डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट। क्या ये डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट जो है हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, ये इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ सेंट्रल। इन्वेस्टिगेशन विंग का मतलब क्या है कि जब भी सेंट्रल अथॉरिटी को कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है, ये पता करवाना है कि साहब सही माने में जो आरोप लगे या कंप्लेंट आई है रिगार्डिंग द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, वायलेशन कंज्यूमर राइट्स, तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए आपको सेंट्रल अथॉरिटी कैन टेक द हेल्प ऑफ डायरेक्टर जनरल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ प्रोविजन दे रखे इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन विंग डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट है, उसका हेड डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, डायरेक्टर जनरल वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेगा जो भी सेंट्रल अथॉरिटी उसको बोलेगी, क्योंकि इसी के लिए तो इन्वेस्टिगेशन विंग बनाई गई है। देखिए मैं इसका प्रोविजन पढ़ता हूँ। द सेंट्रल अथॉरिटी शैल हैव इन्वेस्टिगेशन विंग headed by Director General for the purpose of conducting inquiry investigation under this act, that is Consumer Protection Act 2019, as may be directed. कौन सी investigation as may be directed to this Director General by the Central Authority. Central Authority जो भी आपको instruction देगी कि आपको ये इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली विल डू द सेम। अच्छा, अगेन डायरेक्टर जनरल एक डिपार्टमेंट है, देख रहा है, उसका जो हेड है वो भी डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, हम बोलते हैं इस सिटी के कमिश्नर ऑफ पुलिस है, तो कमिश्नर पुलिस एक पोजीशन भी है, लिंक है। कमिश्नर पुलिस एक पूरा ऑफिस भी होता है कि उस ऑफिस में खाली कमिश्नर ऑफ पुलिस ही बैठता है या और उसके नीचे सबऑर्डिनेट भी होते हैं, वैसे ही सेम। तो डायरेक्टर जनरल एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसका हेड भी डायरेक्टर जनरल है, उसके नीचे बहुत सारे हैं, डायरेक्टर जनरल के नीचे बहुत सारे, वी हैव नंबर ऑफ अदर पर्सन लाइक एडिशनल डायरेक्टर जनरल। इसका मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल के अलावा और क्या क्या अपॉइंट कर सकती है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो इसके नीचे है। मैं हायरार्की ऑर्डर में बता रहा हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Additional Director General, then we have Director, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम नीचे जा रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, सॉरी डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, देन वी हैव ज्वाइंट डायरेक्टर, और नीचे आएंगे उसके नीचे दैट इज डेप्यूटी डायरेक्टर, और सबसे नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, हम बोले सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का ऑर्डर करती है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि यही इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्या ये कर सकता है? ये इनमें से कोई भी कर सकता है। अल्टीमेटली वो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम नहीं बोलते कि सर आरओसी दफ्तर में हमने फॉर्म फाइल किया, आरओसी दफ्तर से नोटिस आया, तो इसका तो ये, और आरओसी दफ्तर का जो हेड होता है वो भी आरओसी होता है, तो उस ऑफिस को भी आरओसी ऑफिस बोलते हैं, उसका हेड भी आरओसी है। उसके नीचे वी हैव एडिशनल आरओसी, वी हैव डेप्यूटी आरओसी, वी हैव असिस्टेंट आरओसी, ठीक है। उसी तरीके से सेम पैटर्न है। तो देखिए गवर्नमेंट ये बोला कि साहब डायरेक्टर जनरल के अलावा ये सब भी अपॉइंट कर सकती है। अच्छा, एक बात और बोल रहा है कि साहब ये कौन से फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे, जो डायरेक्टर जनरल इनको बताएगा। ऑब्वियसली हेड है तो इनको जो फंक्शंस क्या है करने, क्या है, क्या इनमें वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टर जनरल करके देगा। अच्छा, डायरेक्टर जनरल चाहे तो अपनी सारी की सारी पावर्स या सर्टेन पावर्स इनको डेलीगेट करना चाहे कर सकती है, इनमें से कुछ पावर इसको डेलीगेट करे, जो भी अब वो करना चाहे कर सकती है। और फाइनली दे रखा है कि साहब डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय सेंट्रल अथॉरिटी आफ्टर कंडक्टिंग द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, क्या वो अपनी रिपोर्ट इन सच मैनर विद इन सच टाइम एंड इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस ऑफ दिस लॉ, क्या वो आपको सेंट्रल अथॉरिटी को सबमिट करेगा। मतलब जब भी सेंट्रल अथॉरिटी इस डिपार्टमेंट को किसी मैटर पे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का ऑर्डर करती है, तो उस डिपार्टमेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट करने के बाद क्या अपनी रिपोर्ट क्या इसी अथॉरिटी को सबमिट करेगा, रिपोर्ट का फॉर्म क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, किस मैनर में रिपोर्ट, कितने टाइम में, ये सारी बातें रेगुलेशंस जो इस लॉ से रिलेटेड होगा उसमें स्पेसिफाइड होगा। इसके अकॉर्डिंगली दिस डिपार्टमेंट विल हैंड ओवर द रिपोर्ट आफ्टर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी टू द सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये इन्वेस्टिगेशन विंग है आप सेंट्रल। अब देखिए जो चीज करने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, सिमिलर काइंड ऑफ रोल एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी करा सकते हैं। नॉर्मली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इफ द प्रॉब्लम इज वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, it pertains to only one particular district.
तो उस केस में हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व कर दे, सेंट्रल अथॉरिटी ऑर्डर कर दे कि भैया ऐसा है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम चल रही है, इसकी आप इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि जो भी हमारे पास आपको खबर आ रही है वो सच में सच्चाई क्या है। तो जो रोल आपको डायरेक्टर जनरल, लेकिन अगर प्रॉब्लम इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, मे बी इट इज रिलेटिंग टू अ फुल स्टेट और इंटायर कंट्री और मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री और मेजर पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, तो उस केस में रादर देन इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ सो मेनी डिस्ट्रिक्ट, उसकी जगह क्या उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर जनरल डिपार्टमेंट। ये सुनो, लेकिन अगर प्रॉब्लम वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाली बात है या फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वाल, इट कन्फाइंस टू वन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो उस केस में रादर देन गेटिंग द इन्वेस्टिगेशन कॉज्ड बाय और डन बाय द डायरेक्टर जनरल, कैन द सेंट्रल अथॉरिटी पास एन ऑर्डर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वेयर द प्रॉब्लम इज देयर कि आप इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करें। अच्छा, एक और बात, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑर्डर सेंट्रल अथॉरिटी भी कर सकती है या कमिश्नर भी कर सकता है। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, कुछ स्टेट्स में, सारे स्टेट में ऐसा नहीं। ये कमिश्नर का मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं है, पुलिस वाला कमिश्नर नहीं है। एक्चुअली क्या है, कुछ स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि सब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के कमिश्नरी बनाया होता है और उन कमीशन का उस एक पर्टिकुलर कमिश्नरी को हेड करने के लिए कमिश्नर होता है। ये भी एक आईएएस ऑफिसर होता है। नॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम होता है वो भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, और वो जब वो और प्रमोट हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, डीएम के बाद क्या होते हैं, आफ्टर रिमेनिंग डीएम फॉर सो मेनी ईयर्स, उसके बाद वो प्रमोट होकर कमिश्नर बन जाते हैं। इट मीन्स उनके नीचे 3-4 डिस्ट्रिक्ट, जैसे एक पर्टिकुलर कमिश्नरी के आप कमिश्नर हो गए, तो उस कमिश्नरी के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको रिपोर्ट करते हैं, दे रिपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर कमिश्नर। तो ये पुलिस वाले कमिश्नर नहीं है। तो इसका द रेफरेंस कैन बी गिवन, द ऑर्डर कैन बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ईदर बाय सेंट्रल अथॉरिटी और कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिश्नरी इन विच द डिस्ट्रिक्ट लाइज। अच्छा, अगेन ये कमिश्नरी कंसेप्ट सारे स्टेट में नहीं है, जैसे यूपी में है, बिहार में, जो बड़े स्टेट्स हैं, यूपी में जो 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट का आपको ये मिला के कमिश्नरी बना रखी है, और उसको जो हेड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है, दैट इज कॉल्ड कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिश्नरी। तो उस पर्टिकुलर कमिश्नरी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आपको ऑर्डर उस पर्टिकुलर कमिश्नरी का कमिश्नर ऑर्डर कर सकता है या सेंट्रल अथॉरिटी, दोनों को ऑर्डर कर सकते हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम चल रही है, आप इंक्वायरी करके बताइए एंड टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड ऑल दैट। तो कह सकते हैं जैसा रोल डायरेक्टर जनरल का वैसा रोल इसका भी हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली द मैटर रिलेटिंग टू हिज डिस्ट्रिक्ट। देखिए, मैं समझा दिया कि कंसेप्ट है, अब मैं एक पढ़ देता हूँ। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सेक्शन 16। Section 16 of the Act provides that the district collector by whatever name called, whatever name को कई डिस्ट्रिक्ट, कई स्टेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, इसलिए अलग, may on a complaint on a or a reference made to him, या तो इसका कंप्लेंट आई है, रेफरेंस आई है, made to him by whom, by the central authority or the commissioner of a regional office। आगे ना कि साहब रीजनल ऑफिस का मतलब बेसिकली उस कमिश्नरी का, जिस कमिश्नरी के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट फॉल करता है, वो अगर आपको इन कंप्लेंट भेजे या रेफरेंस भेजे, देन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द डिस्ट्रिक्ट में इंक्वायर इनटू और इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द वायलेशन राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज ए क्लास और अ मैटर रिलेटिंग टू वायलेशन कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट विद इन हिज जुरिस्डिक्शन। आगे ना उसके डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जुरिस्डिक्शन उसके अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जिसका डिस्ट्रिक्ट का वो कलेक्टर है, ठीक है, विद इन हिज जुरिस्डिक्शन एंड सबमिट हिज रिपोर्ट टू द सेंट्रल अथॉरिटी और टू द कमिश्नर रीजन। मतलब अगर इन्होंने मैटर रेफर किया है तो ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सेंट्रल अथॉरिटी को देगा, इसने अगर मैटर रेफर किया तो ये इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट कमिश्नर को देगा, एंड ही शैल सबमिट रिपोर्ट टू सेंट्रल अथॉरिटी और टू द कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस एज द केस में बी। तो कह सकते हैं द काइंड ऑफ रोल विच इज परफॉर्म बाय द इन्वेस्टिगेशन बीइंग द डायरेक्टर जनरल, सिमिलर काइंड ऑफ रोल इज ऑल्सो बीइंग परफॉर्म बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर उसके पास ये रेफरेंस आता है ईदर फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी और कमिश्नर ऑफ दैट एरिया, दैट पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस, तो उस केस में सिमिलर काइंड ऑफ रोल कैन बी प्लेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक डायरेक्टर जनरल आपको करता है। बट नॉर्मली उनको तब इन्वॉल्व करते हैं जब पूरे कंट्री की प्रॉब्लम है, या मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री, या कई स्टेट्स की प्रॉब्लम है, या एक स्टेट में कई सारा काफ़ी बड़े एरिया की प्रॉब्लम है। बट व्हेन द प्रॉब्लम इज ओनली ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो रादर देन इन्वेस्टिगेशन बीइंग डन बाय द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जनरल, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कैन बी इन्वॉल्व फॉर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन एंड द इंक्वायरी।
आई होप दिस क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट आपको टॉपिक दे रहेगा पावर्स एंड फंक्शंस। वैसे तो मैंने बता ही रखा है, देखिए कि किसका क्या फंक्शन, सेंट्रल अथॉरिटी क्या काम करती है। सेंट्रल अथॉरिटी, पावर्स एंड फंक्शन सेंट्रल अथॉरिटी। इसके जो फंक्शंस दे रखे हैं अंडर सेक्शन 18, फंक्शंस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। मैक्रो फंक्शन ब्रॉडली क्या करता है, अच्छा टू डिस्चार्ज द मैक्रो फंक्शन, क्या इट हैज टू डिस्चार्ज वेरियस माइक्रो फंक्शंस। तो पहले हम मैक्रो फंक्शन की बात करते हैं। मैक्रो फंक्शन में मोटी मोटी वही 3-4 बातें हैं कि अगर कभी भी कुछ ऐसा लगे कि साहब दे जो वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और समवन इंडल्जिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, या लोग अपने गुड्स को सेल करने के लिए, सर्विस रेंडर करने के लिए फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, या जो उसको एडवर्टीजमेंट को इश्यू करने में हेल्प कर रहा है, जो पब्लिशर्स हैं या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उनके अगेंस्ट इंक्वायरी करना, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना, दैट इज द काइंड ऑफ रोल प्लेड बाय द व्हाट वी कॉल द सेंट्रल अथॉरिटी। देखिए, according to section 18 subsection 1, the central authority empowered to, number 1, protect, promote and enforce the rights of the consumer as a class and prevent the violation of consumer rights under this act. It means whenever there is a violation of consumer rights as a class, मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि पूरे कंज्यूमर्स का नुकसान हो रहा है, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के और बेटर इन्फोर्स करने के लिए वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करवा के उनके अगेंस्ट जो गलत कर रहे हैं उनके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी टेकन। नेक्स्ट, अभी क्या एक्शन ले सकते हैं, सब अभी आएगा। प्रिवेंट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इंश्योर दैट नो पर्सन इंगेजेस हिमसेल्फ इन, मतलब अनफेयर ट्रेड को प्रिवेंट करना और ये इंश्योर करना कि जो भी इसमें इंडल्ज उनको रोका जाए। इंश्योर दैट नो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मेड ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज विच कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अपने गुड्स को सेल करने के लिए या सर्विस को रेंडर करने के लिए फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू ना करे, और ठीक है उसको इंश्योर करना। एंड इंश्योर दैट नो पर्सन टेक्स पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच फॉल्स और मिसलीडिंग। अगेन पब्लिशर्स आ गया कि ऐसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, भैया आप कोई एक तरफ तो लोग गलत एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं और आप वो गलत एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करने में उनकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, आप पब्लिश ही नहीं करोगे, विल द पीपल बी डिस्करेज टू कम आउट विद द फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा, अखबार में कुछ छपता है तो कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि साहब ये सही है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट ही है, तो क्या एक पब्लिशर की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके ऑथेंटिसिटी को पहले चेक करें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि उसे पब्लिश किया जाए या नहीं किया जाए। ये सुनो, इसलिए ये भी इसमें लगे, ये भी इंश्योर करती है अथॉरिटी कि साहब नो पब्लिशर हेल्प्स द पीपल इन पब्लिशिंग द फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अच्छा, अगर वो फिर भी कर रहा है, ये चाहते कि ऐसा ना हो, लेकिन वो फिर भी कर रहा है, क्या उस केस में उस पब्लिशर के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन हो सकता है? ये सब भी आएगा थोड़ी देर में आपके सामने बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये मैक्रो फंक्शन 4 दे रखे हैं, वो 3 ही है, और जो लास्ट वाला था जो आपका, उसमें 2 चीज हो गई कि जो गुड्स और सर्विसेज सेलर हैं, गुड्स सेलर या सर्विस प्रोवाइडर, वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं निकालेंगे और पब्लिशर उनकी मदद नहीं करेंगे इशूइंग सच एडवर्टीजमेंट। तो 2 पॉइंट हो गए ये। अच्छा, इन मैक्रो फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए डोंट यू थिंक सेंट्रल अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज वेरियस माइक्रो फंक्शन? तो पहले सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 में मैक्रो फंक्शन दे रखे जो मैंने पढ़े अभी। टू डिस्चार्ज दैट सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 में दे रखा है कि साहब इट कैन डिस्चार्ज ऑफ वेरियस माइक्रो फंक्शन। लेकिन अगेन जो सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 में जो माइक्रो फंक्शन की लिस्ट दे रखी है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका तो इसके अलावा और भी चीजें हो ये कर सकता है सेंट्रल अथॉरिटी अदर देन विच इज गिवन द सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 इफ इट इज कवर्ड अंडर 18, मतलब इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 18 सब सेक्शन 1, मतलब इसका स्कोप वाइडर है। इसको समझाने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे क्या क्या वो करता है, बट उसके अलावा और भी चीजें कर सकता है वट एवर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज एनी ऑफ द मैक्रो फंक्शन गिवन अंडर सेक्शन 18 सब सेक्शन 1। आई थिंक माइक्रो फंक्शन मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैक्रो मैंने बता दी, उससे करने के लिए 50 तरह की चीज और करता है, वो आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है अच्छा एक चीज देखिए सेक्शन 19 में क्या दे रखा है। अच्छा, मान लीजिए सेंट्रल अथॉरिटी के पास कोई कंप्लेंट आती है,
कहीं से कोई कंप्लेंट आती है या कोई रेफरेंस आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देती है, जैसा हमें लगता है कि सो एंड सो पीपल आर इंडल्जिंग इनटू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, या दे आर गिविंग द फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, या दे आर डूइंग समथिंग विच इज वायलेटिंग द कंज्यूमर राइट्स एज ए क्लास एंड ऑल दैट। तो क्या आपको लगता है कि सेंट्रल अथॉरिटी क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएगी? तो उसके लिए सबसे पहले ये एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी। व्हेन अ कंप्लेंट इट रिसीव्स और रेफरेंस और डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाएगी, जो ये खुद भी कर सकती है और या इट कैन गेट इट कंडक्टेड बाय लाइक डायरेक्टर जनरल और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एक पी करवाएगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। बेसिक चीजें टू फाइंड आउट कि प्राइमा फेसी केस बनता कि नहीं बनता। अच्छा, कई बार होता ना कि साहब किसी ने किसी पे कोई कंप्लेंट कर दी, लेकिन प्राइमा फेसी लगता है कंप्लेंट ही फेक है, क्या आगे डिटेल इन्वेस्टिगेशन में नहीं? तो पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से ये पता करने की कोशिश करते हैं कि प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता। कि प्राइमा फेसी जो एलिगेशन लगाएंगे उससे जो पता लगे, बड़ा डिटेल इन्वेस्टिगेशन तो बाद में कर लेंगे, हालांकि साहब ऑन द फेस ऑफ इट ही पता लग रहा है कि साहब बेकार की एलिगेशन है, बेकार की कंप्लेंट है, क्या वही रिजेक्ट हो जाएगी? तो पहले एक बेसिक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या तो सेंट्रल अथॉरिटी खुद करेगी या किसी अथॉरिटी लाइक डायरेक्टर जनरल से या कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से करवाएगी, टू फाइंड आउट कि प्राइमा फेसी केस बनता कि नहीं बनता, जिसके अगेंस्ट भी एलिगेशन है या रेफरेंस जिसके अगेंस्ट आया, जिसके अगेंस्ट डायरेक्शन आए, क्या बनता। अच्छा, अगर उसको लगता है सेंट्रल अथॉरिटी को प्राइमा फेसी केस बनता है, देन इट विल ऑर्डर फॉर बनता है इन्वेस्टिगेशन। फिर ये ऑर्डर करेगी। देन अगर ये लगता है कि साहब प्राइमा फेसी केस बनता ही नहीं है, तो वहीं की मैटर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसको लगता है कि प्राइमा फेसी केस बनता है, देन सेंट्रल अथॉरिटी विल ऑर्डर ईदर द डायरेक्टर जनरल और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अभी बताया दोनों का ही रोल सिमिलर सा रोल है, फॉर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता लगाइए एलिगेशंस और द डायरेक्शंस आर करेक्ट और नॉट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, व्हाटएवर। ठीक है, इसका पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खुद करेगा या किसी करवाएगा, टू फाइंड आउट प्राइमा फेसी केस बनता कि नहीं बनता। अगर प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद अगर सेंट्रल अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि प्राइमा फेसी केस बनता है, देन इट शैल रेफर द मैटर टू द डायरेक्टर जनरल और कलेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग द इन्वेस्टिगेशन। ये तो मोटी मोटी बात हम पहले भी जानते थे, जो अभी पहले डिस्कशन जो किया था हमने। इसमें एक बात और दे रखी है, अगर सेंट्रल अथॉरिटी को लगता है कि साहब जिस तरह की कंप्लेंट आई है उसमें हमें किसी दूसरे लॉ, मतलब नॉट द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ दिस एक्ट, किसी और एक्ट की किसी रेगुलेटर को पास मैटर रेफर करना चाहिए, तो सेंट्रल अथॉरिटी को यह भी पावर दे रखी है अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 2, वो मैटर आपको किसी दूसरे एक्ट के रेगुलेटर को भी रेफर कर सकते हैं, उनसे ही बोल सकते हैं आप भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो इसका मतलब नॉट ओनली द सेंट्रल अथॉरिटी, इस एक्ट की अथॉरिटीज डायरेक्टर जनरल और कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्लस अदर एक्ट्स की भी अगर रेगुलेटर को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो उनके पास भी अपनी आपकी रिपोर्ट भेज सकती है और बोल सकते हैं कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए टू फाइंड आउट व्हाट इज। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक चीज बताइए, क्या एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बीइंग फॉलोड बाय सर्टेन ट्रेडर्स कैन इट बी एंटी कॉम्पिटिटिव और नॉट? यस। क्या फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कैन इट बी एंटी कॉम्पिटिटिव और नॉट? अच्छा, अगर वो एंटी कॉम्पिटिटिव से लगता है कि सब कंपटीशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया जा रहा है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट, क्या सेंट्रल अथॉरिटी में रेफर द मैटर टू द सीसीआई, दैट इज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द कंपटीशन एक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट कि सही माने में एंटी कॉम्पिटिटिव है कि नहीं। ये सुनो, बिकॉज दैट इज द एक्सपर्ट बॉडी रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ इशूज। तो मैं एक एग्जांपल दिया कि साहब वो दूसरे एक्ट की अथॉरिटी के पास भी मैटर रेफर कर सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करके बताएं। अच्छा, जिसके पास चाहे इस एक्ट की अथॉरिटी हो चाहे दूसरे एक्ट की अथॉरिटी हो, क्या इन्वेस्टिगेशन करते समय जिनके पास भी उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं, क्या उनसे बोल सकते हैं कि साहब उन्हें प्रोड्यूस कीजिए, हमें दिखाइए, हमारे सामने लेकर आइए फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। ये सुनो, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ सेक्शन 19 के लिए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेफर द मैटर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये तो ये वाला केस था इसी एक्ट के, और टू द अदर रेगुलेटर, किसी और लॉ के रेगुलेटर को भी। देखिए, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स द सेंट्रल अथॉरिटी में
आफ्टर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट, मतलब किसी बंदे ने किसी अगेंस्ट को इन्फॉर्मेशन दिया, कंप्लेंट दी, और डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स ओन मोशन, इट कैन ऑल्सो भी, उनको अपने सोर्सेज से कहीं से पता लगा, इनमें कंडक्ट और कॉस्ट टू बी कंडक्टेड, खुद कंडक्ट कर सकती है या किसी से कंडक्ट करा सकती है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अंडरलाइन दिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पी, कंडक्टेड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अंडरलाइन कर लीजिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, as to whether there exists a prima facie case of violation of consumer rights or any unfair trade practice or any false or misleading advertisement। मतलब प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता, इस चीज को चेक करवाने के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकती है बाय एनी पर्सन, ठीक है, विच इज प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ये सब चीजों से क्या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है या अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, एंड इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस, मान लीजिए पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाई और फिर बाद में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खुद की या करवाई, और उससे बाद अगर सेटिस्फाइड है कि प्राइमा फेसी केस बनता है, देन इट शैल कॉज इन्वेस्टिगेशन टू मेड बाय द डायरेक्टर जनरल और बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आगे ना देखिए, फिर उसको ऑर्डर कर देगी साहब आप इसकी इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 वेयर आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, मतलब सबसे पहले तो पी तो होगा ही, ठीक है, द सेंट्रल अथॉरिटीज ऑफ द ओपिनियन दैट द मैटर इज टू बी डेल्ट विद द रेगुलेटर स्टैब्लिश अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फॉर्म, मतलब कोई और लॉ का रेगुलेटर को इन्वॉल्व करना चाहिए, then it may refer such matter to the concerned regulator along with report, जैसे मैंने अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जांपल दिया है, ऑल दैट। एंड फाइनली सेक्शन 19 सब सेक्शन 3 बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द सेंट्रल अथॉरिटी द डायरेक्टर जनरल और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में कॉल अपॉन अ पर्सन, जो भी जिनके पास भी उस मैटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, कि आप हमारे सामने पेश कीजिए, हमें बताइए एंड ऑल दैट, सो दैट प्रॉपर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन। नेक्स्ट देखिए आपको, अब मान लीजिए इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद अच्छा मैंने बताया था सेंट्रल अथॉरिटी का 3 तरह के सिचुएशंस और रूल है, तो पहले हम दो चीज लेते हैं। वायलेशन ऑफ ऐसा करते हैं, पहले एक टॉपिक लेते फिर बताता हूं उसमें, देखिए आपको नेक्स्ट आपको देखा पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकॉल गुड्स, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेंट्रल अथॉरिटी, सॉरी पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रिकॉल गुड्स। सेक्शन 20, पहली बात ये जो सेक्शन है ये कब लगाना है और ये है क्या कंटेंट बताऊंगा। 2 तरह की सिचुएशन, अगर इन्वेस्टिगेशन बाय द डायरेक्टर जनरल और बाय द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और बाय सम अदर रेगुलेटर ऑफ सम अदर लॉ, उसका ये कंक्लूजन निकलता है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स या the unfair trade practice adopted by some trader and all that, जो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वाला पॉइंट यहां नहीं ले रहे, वो सेक्शन 21 में कवर होगा। तो सेक्शन 20 के प्रोविजन कब अप्लाई होते हैं, व्हेन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन द सेंट्रल अथॉरिटी कम्स टू द कंक्लूजन दैट ईदर दिस और दिस इज देयर, देन सेक्शन 20 के प्रोविजन का इस्तेमाल होगा। एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफ द सेंट्रल अथॉरिटी कम्स टू द कंक्लूजन दैट देयर इज अ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, देन सेक्शन 21 के प्रोविजन जो नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा उसको अप्लाई होंगे। इधर 20 इन दोनों केस में अप्लाई होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रिपोर्ट आती है कि ये सही है, इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वाला केस है फिर सेक्शन 21 के प्रोविजन सेंट्रल अथॉरिटी यूज करेगी। क्लियर है? अब देखिए आप पहले ये पता हो सेक्शन 20 कब लगेगा, सेक्शन 21 कब लगेगा। तो इस दोनों तरह की प्रॉब्लम है तो 20 लगेगा, और अगर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वाला केस हो सेक्शन 21 अप्लाई होगा। नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 21 मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। देखिए अगर ये प्रूव हो जाता है आफ्टर द फाइनल इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल अथॉरिटी सेटिस्फाइड कि यस दीज आर द प्रॉब्लम, तो उस केस में सेंट्रल अथॉरिटी क्या ऑर्डर पास कर सकती है। एक, जिसने गलत गुड्स बेचे थे उनको ऑर्डर कर सकती है कि अपने गुड्स को रिकॉल मतलब वापस मंगा लीजिए, कंज्यूमर से गुड्स वापस ले लीजिए, या जो सर्विसेज आपने रेंडर की थी या रेंडर कर रहे हैं वो वापस कर लीजिए, रिकॉल। अच्छा देखिए इसका तो वापस ले लीजिए, तो जो बंदे ने, जो परचेजर ने, कंज्यूमर ने पेमेंट की थी गुड्स की, या सर्विस एज ए कंज्यूमर एज ए सर्विस अवेल है, क्या उसको पैसे वापस मिलने चाहिए? यस। तो एक तो जो सेलर है उसको बोले गुड्स वापस ले लो, या सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस से वापस ले लो, रिकॉल। प्लस
जो कंज्यूमर ने आपको पेमेंट की थी वो पेमेंट उसे वापस करो, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज की। प्लस आप फ्यूचर में इस तरह की जो चीजें जो आप कर रहे थे विच इज लीडिंग टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उसको आप डिसकंटिन्यू कीजिए, आप फ्यूचर में रिपीट नहीं, मतलब आपने जो किया जिसके वजह से नुकसान हो कंज्यूमर का, तो गुड्स वापस लो, ठीक है, एंड सर्विसेज वापस ले लीजिए एंड उनके पैसे वापस कीजिए। प्लस यू हैव टू गिव द अंडरटेकिंग कि फ्यूचर में आप ऐसी चीज दोबारा नहीं करेंगे, यू डिसकंटिन्यू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस है। अच्छा, ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले क्या सेंट्रल अथॉरिटी उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑब्वियसली उसकी बात सुनेगी, और सुनने के बाद भी लगता है अथॉरिटी को कि यस ये गलत है, तो इसके अगेंस्ट ये तीनों ऑर्डर, क्या ऑर्डर, एक तो आप रिकॉल कीजिए, पैसे वापस कीजिए, प्लस आपको व्हाट विल डिसकंटिन्यू कि फ्यूचर में दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे और इस तरह की जो प्रैक्टिस है उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए। एंड देखिए इस तरह के ऑर्डर्स सेंट्रल अथॉरिटी कैन पास अंडर सेक्शन 20 व्हेन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स comes in the conclusion after the detailed investigation by the Director General or by the District Collector or by regulator or some other law। तो उस केस में इस तरह के ऑर्डर, जैसे कई बार सुना हो कार डिफेक्टिव होती है, तो कई बार कार सेलर्स को ऑर्डर किया था कि आपने कार वापस ले लीजिए और पूरी पेमेंट वापस कीजिए, क्या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है? देखिए मैं वो पढ़ता हूँ, देखिए As per section 20 of the act, where the central authority is satisfied on the basic investigation, आ गया ना जो भी सेक्शन 19 में हमने पढ़ा था, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि यस दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू शो वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बाय अ पर्सन, ये दोनों तरह की चीजें अगर ये प्रूव हो जाती है आफ्टर द डिटेल इन्वेस्टिगेशन, देन इट में पास सच ऑर्डर एज में बी नेसेसरी इंक्लूडिंग, मतलब ये तो कर ही सकती है, इसके अलावा और भी ऑर्डर पास करते हैं इंक्लूडिंग ये ऑर्डर, देखिए रिकॉलिंग ऑफ गुड्स और विड्रॉल ऑफ सर्विसेज विच आर डेंजरस, हैजार्डियस, अनसेफ, ऐसे गुड्स जो डेंजरस है, हैजार्डियस, अनसेफ, उनको वापस लीजिए, ये सर्विसेज उनको वापस, रीइंबर्समेंट मतलब पैसे वापस कीजिए ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज, उन बंदे से जिनसे आप गुड्स रिकॉल कर रहे हैं या सर्विस रिकॉल उनको वापस कीजिए, एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रैक्टिस विच आर अनफेयर एंड प्रेजुडिशियल टू कंज्यूमर इंटरेस्ट। एंड लेकिन जो भी इस तरह के ऑर्डर पास करने से पहले अंडर सेक्शन 20 ऑब्वियसली सेंट्रल अथॉरिटी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू दैट कंसर्न पर्सन अगेंस्ट हुम दैट सच काइंड ऑर्डर्स आर बीइंग पास। तो ये सेक्शन 20 है। अब सेक्शन 21 देखिए क्या है, power of central authority to issue directions and penalties against what? Against, अभी बता ना, false और misleading advertisement। पूरा सेक्शन 21 है उसी कॉन्टेक्स्ट में, अगेंस्ट द फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। सेक्शन 21 अगर इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 19 में होती है उसके बाद ये प्रूव हो जाता है कि यस द पीपल आर गिविंग द फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, तो उस केस में सेंट्रल अथॉरिटी कैन यूज द प्रोविजन सेक्शन 21। अब पहले बार सेक्शन 21 कब होता है? फॉल्स मिसलीडिंग। अब ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में? नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, जिन्होंने भी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया था इन ऑर्डर टू सेल दे प्रमोट द सेल ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज। नंबर 2 इंडोर्सर, जो एडवर्टीजमेंट वगैरह में इंडोर्सर जो सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं। नंबर 3 पब्लिशर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तीनों की अगेंस्ट ऑर्डर पास होते हैं। क्या क्या ऑर्डर पास होते हैं? अब मैंने पहले था हु ऑल कैन बी मेड लायबल इन केस ऑफ फॉल्स, ये भी। अब देखिए पहली बात करते हैं, पहली बात इन तीनों को ऑर्डर, एक कॉमन बात, तीनों को ऑर्डर होगा ये डिसकंटिन्यू करो, इस तरह के एडवर्टीजमेंट आप दोबारा से नहीं देंगे, डिसकंटिन्यू कीजिए, और या तो ये एडवर्टीजमेंट बंद कर दी या इस एडवर्टीजमेंट को करेक्ट करके ठीक करके, सो दैट इट डज नॉट रिमेन मिसलीडिंग, इट डज नॉट रिमेन मिसलीडिंग, इसको ठीक करके इशू कीजिए या इस तरह के एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ कीजिए। इस तरह की एक ऑर्डर पास होगी। प्लस और कौन से ऑर्डर पास होगी? देखिए ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये मैन्युफैक्चरर और पब्लिक इंडोर्सर के लिए, इन दोनों के लिए पहली बार ये जो ऑफेंस करेंगे, इन दोनों के लिए, पब्लिशर के लिए नहीं है, जो पहली बार जो ऑफेंस करेंगे फर्स्ट टाइम, तो इनके ऊपर मैक्सिमम 10 लाख की पेनल्टी है,
और सब्सिक्वेंट टाइम करें तो मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 50 lakhs. फर्स्ट टाइम अगर ये ऑफेंस करेंगे मैन्युफैक्चरर इंडोर्सर 10 लाख रुपए तक पेनल्टी है, एंड सब्सिक्वेंटली दोबारा अगर करते हैं तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक पेनल्टी है. इसके अलावा जो अब मैं बताने जा रहा हूं इंडोर्सर के लिए, क्या जो इंडोर्सर है उसको अगर फर्स्ट टाइम इसने ऑफेंस किया तो सेंट्रल अथॉरिटी ये भी ऑर्डर कर सकती है कि आप अगले 1 साल तक किसी के भी प्रोडक्ट और सर्विस का इंडोर्सर नहीं बन सकते. अगर दोबारा उसने अगर वायलेशन किया तो उसमें पेनल्टी भी 10 लाख की जगह मैक्सिमम 50 लाख हो जाए, प्लस 3 साल तक के लिए आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप किसी के प्रोडक्ट या सर्विस को इंडोर्स नहीं कर सकते. ये इंडोर्सर के लिए. इसका मतलब क्या है, इंडोर्सर को तो बोल दिया कि साहब वो एडवर्टीजमेंट आप हट जाइए, एडवर्टीजमेंट को बंद कर दीजिए या उसको करेक्ट करके इशू कीजिए, प्लस पेनल्टी प्लस बैन भी लग जाएगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट. आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम प्रोविजन. अच्छा, अभी तक इंडिया में क्या सेलिब्रिटी विदाउट एनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर देते हैं. अच्छा, लोग उसको ट्रस्ट करके खरीद भी लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट एकदम बेकार होते हैं. तो क्या कई बार क्या इसकी वजह से कह सकते हैं सेलिब्रिटी भी कंज्यूमर को चीट करने में आपको मैन्युफैक्चरर को हेल्प कर रहे हैं. तो इस तरह के प्रोविजन से क्या सेलिब्रिटी विल ऑल्सो बिकम कॉशियस कि आप हर चीज को इंडोर्स नहीं करने लग जाए. क्या इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली क्या कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्शन मिल रही है, ये सुनो, दैट्स आइडिया. तो देखिए, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरर तो आपको बोले कि आप बंद कर दिए, ये चीज़ आप कंटिन्यू नहीं करेंगे. ऐसे सेम पब्लिशर को, ये तो कॉमन बात होगी. इसके अलावा इंडोर्सर के ऊपर पेनल्टी भी है प्लस बैन भी है. बैन फर्स्ट टाइम गलती करेगा 10 लाख रुपए तक का पेनल्टी है मैक्सिमम, और 1 साल तक की बैन हो सकती है. किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को आप इंडोर्स नहीं कर सकते. दोबारा सब्सिक्वेंट टाइम पेनल्टी इंडोर्सर पे मैक्सिमम 50 लाख रुपए एंड बैन कैन गो अप टू 3 years. अब बात करते हैं पब्लिशर. जो पब्लिशर है, एक तो उसको मना कर दिया कि आप एडवर्टीजमेंट इस तरह की आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए या उसको करेक्ट करके इशू कीजिए, प्लस इसके ऊपर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है, मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक की पेनल्टी. इसमें फर्स्ट टाइम सब्सिक्वेंट टाइम कुछ नहीं देखा, मैक्सिमम 10 लाख तक की पेनल्टी ले सकती है. इसका नेट रिजल्ट क्या निकला कि अगर कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का केस है, ये प्रूव हो जाता है, तो उस केस में इन सबको ऑर्डर किया जाए कि इसको बंद करो या करेक्ट करके एडवर्टीजमेंट इशू. ये तो कॉमन बात होगी. इसके अलावा मैन्युफैक्चरर के ऊपर पेनल्टी है, फर्स्ट टाइम मैक्सिमम 10 लाख, सब्सिक्वेंट टाइम मैक्सिमम 50 लाख. इंडोर्सर के ऊपर भी सेम पेनल्टी है, प्लस इंडोर्सर का बैन भी लग सकता है 1 साल और 3 साल. इसका इंडोर्सर केस में पहली बार गलती करेगा 10 लाख तक की मैक्सिमम पेनल्टी प्लस 1 साल तक का मैक्सिमम बैन. ठीक है, सब्सिक्वेंट टाइम करे तो मैक्सिमम 50 लाख की पेनल्टी प्लस 3 साल का बैन. ठीक है, इंडोर्सर के लिए. ठीक है, मैन्युफैक्चरर के लिए सिर्फ पेनल्टी है, और पब्लिशर के लिए भी पेनल्टी है मैक्सिमम 10 लाख. इसमें सब्सिक्वेंट का कोई कंसेप्ट नहीं. मैं पूरा पढ़ देता हूँ, देखिए आपको. सेक्शन 21 प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी is satisfied after investigation that any advertisement is false or misleading and is prejudicial to the interest of any consumer or is in contravention of consumer rights, it may by order issue directions to the concerned trader or manufacturer or endorser or advertiser or publisher. देखिए, concerned trader और manufacturer मैंने बताया था ये, और endorser ये, और advertiser और publisher एक ही बात है. As the case to discontinue such advertisement, ये बंद करे, or to modify the same in such manner and within such time as may specified in that order. या तो discontinue कर दो या उसको modify करके नए तरीके से ऐड निकालिए. If the central government, next paragraph, if the central government, ये तो कॉमन बात होगी तीनों के लिए. If the central authority is of the opinion that it is necessary to impose a penalty in respect of such false or misleading advertisement by manufacturer endorser, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी को लगता है कि सब पेनल्टी भी लगाना चाहिए तो इस पे और इस पे पेनल्टी लगा सकते हैं. इट मे बाय ऑर्डर इम्पोज ऑन मैन्युफैक्चरर इंडोर्सर, खाली इन दोनों की बात कर रहे हैं, पहले दो की, पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज. द सेंट्रल अथॉरिटी मे फॉर एवरी सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन बाय मैन्युफैक्चरर इंडोर्सर इम्पोज अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 50 लाख. फर्स्ट टाइम तो 10 लाख तक हो सकती है और सब्सिक्वेंट केस में 50 लाख तक जा सकती है. नेक्स्ट, where the central authority deems it necessary, it may by order prohibit the endorser of a false or misleading advertisement for, मतलब ये सब कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, for making endorsement of any product or service for a period of which may extend to 1 year. Central authority may for every subsequent contravention prohibit such endorser from making endorsement in respect of any product service for a period which may extend to 3 years. इसका जो ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, इट इज ओनली फॉर इंडोर्सर. इसका था इंडोर्सर को मना कर दिया कि आप ये ऐड बंद कर दीजिए, प्लस पेनल्टी है, फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट 10 lakhs, और साथ में 1 साल तक का बैन हो सकता है टू इंडोर्स एनी प्रोडक्ट सर्विस, और सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन में मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक पेनल्टी प्लस दे कैन बी बैन ऑफ मैक्सिमम 3 years. अब बात करें पब्लिशर की. Where the central authority is satisfied after investigation that any person is found to publish
और जब पार्टी टू द पब्लिकेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इट में इम्पोज ऑन सच पर्सन अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज पे 10 लाख रुपए पेनल्टी। इसका मतलब क्या है, इन तीनों पे कॉमन क्या है, भाई बंद कर दो इस तरह के ऐड या उसको करेक्ट करके इशू कीजिए, ये तो तीनों के लिए कॉमन है। मैन्युफैक्चरर के ऊपर फर्स्ट टाइम गलती 10 लाख रुपए तक का फाइन है, ठीक है, या ट्रेडर सब्सिक्वेंट 50 लाख तक का। पब्लिशर के ऊपर एक ही पेनल्टी है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए। इंडोर्सर के ऊपर फर्स्ट टाइम गलती करेगा, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है प्लस 1 साल का बैन। सब्सिक्वेंट मैक्सिमम 50 लाख प्लस 3 साल तक का बैन। मैंने समराइज भी कर दिया क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या लग सकता है। नेक्स्ट अपील। सेंट्रल अथॉरिटी ने सेक्शन 20 जो अभी हमने पढ़ा था, दैट इज द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सेक्शन 21 जो अभी पढ़ा है, दैट इज फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर इनमें कोई ऑर्डर पास किया, क्या क्या ऑर्डर वो पास कर सकती है मैंने आपको बताया। एंड इफ समवन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर्स पास द सेंट्रल अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन, देन सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं टू द नेशनल कमीशन। वही नेशनल कमीशन जो आपने ओल्ड एक्ट में पढ़ा है, अभी इस एक्ट में भी आप आगे पढ़ेंगे। वो 3 लेवल पे क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, शॉर्ट में हम नेशनल कमीशन बोलते हैं, यहाँ अपील कर सकते हैं विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास सेंट्रल अथॉरिटी। एक देखिए सेक्शन 24 क्या बोलते हैं। सेक्शन 24 प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन एग्रीड बाय नॉट सेटिस्फाइड बाय एन ऑर्डर पास बाय सेंट्रल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 20 and 21 may file an appeal to the National Commission within a period 30 days from the date of receipt of such order। तो ये अपील के प्रोविजन है। अब एक बात सेक्शन 88 में क्या दे रखा है देखिए आपको। सेक्शन 20 में या सेक्शन 21 में सेंट्रल अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, क्या जिनके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया आर दे रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द सेम। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो सेक्शन 24 का इस्तेमाल करके अपील कर सकते हैं टू द नेशनल कमीशन, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप अपील भी नहीं कर रहे हैं 30 डेज के अंदर और उसके ऑर्डर्स को फॉलो भी नहीं कर रहे, जैसे सेक्शन 20 में ऑर्डर दिया कि साहब आप गुड्स को रिकॉल कर लीजिए और जिससे गुड्स रिकॉल के उनको पेमेंट कीजिए, आप वो कर ही नहीं कर रहे हैं एज पर द ऑर्डर गिवन सेंट्रल अथॉरिटी। या सेक्शन 21 में सेंट्रल अथॉरिटी ने ऑर्डर किया कि साहब वो फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ कर लो, ठीक है, प्लस पेनल्टी इंपोज कर दी, प्लस बैन इंपोज कर दिया, आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे। क्या आर यू डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी पास अंडर सेक्शन 2021? डिफाइंग मीन नॉट कंप्लाइंग विद, क्या उसका आप उसका इस तरह इंसल्ट कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं पहली बात तो आपने कुछ गलत किया था तभी तो सेंट्रल अथॉरिटी ने सेक्शन 20 या सेक्शन 21 के अंडर सेक्शन के अकॉर्डिंगली आपके अगेंस्ट ऑर्डर्स पास किए। अब पहले आपने कुछ गलत किया जिसकी वजह से आपके अगेंस्ट सेंट्रल अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किए। अब सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो या तो आप अपील करो टू नेशनल कमीशन, जो भी मैंने बताया विद इन 30 days एज पर सेक्शन 24। लेकिन अपील भी नहीं कर रहे और उसके ऑर्डर्स को भी नहीं फॉलो कर रहे, क्या डोंट बी वेरी सीरियस। तो उस केस में लॉ बोलता है इफ द नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन, उसका अगर नॉन कंप्लायंस है, ना तो अपील फाइल कर रहे हैं ना आप कंप्लायंस कर रहे हैं, तो उस केस में डोंट इज अ सीरियस थिंग, अथॉरिटी के ऑर्डर्स को आप फॉलो नहीं कर रहे, देन इन दैट केस जो भी वायलेशन कर रहा है अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं पास कर रहा है, कंप्लाई कर रहा है ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 2021 जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ, तो उसको इम्प्रिजनमेंट। देखो अभी तक इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं थी, खाली कुछ कुछ ऑर्डर्स थे या फाइन वाइन था, ठीक है। अब इम्प्रिजनमेंट की बात होगी क्योंकि अब यू आर नॉट कंप्लाइंग विद ऑर्डर पास सेंट्रल अथॉरिटी, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months और फाइन which will extend to 20 lakhs rupees और both। ये उस चीज के लिए नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय सेंट्रल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 20 और 21, तो उस केस में 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 20 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती है फॉर नॉन कंप्लाइंग द ऑर्डर्स पास। मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील कर लो नेशनल कमीशन, लेट द नेशनल कमीशन डिसाइड। लेकिन आप अपील भी नहीं कर रहे और ऑर्डर को कंप्लाई भी नहीं कर रहे, डोंट इज अ वेरी सीरियस मैटर। ऐसे केस में इस तरह की पेनल्टी ले सकती है एज पर सेक्शन 88। ये सेक्शन 88 में दे रखा है कि साहब 6 महीने तक की जेल हो सकती है या 20 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? लास्ट में एक और आपको पॉइंट दे रखा है, एक छोटा टॉपिक और दे रखा है, पनिशमेंट फॉर
फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ये एक सेक्शन और अट्रैक्ट होगा इसके अंदर, सेक्शन 89। इसे सेक्शन 89 states that any manufacturer or service provider who causes a false or misleading advertisement, goods related or service related, to be made which is prejudicial to the interest of consumer shall be punished with imprisonment for which term which may extend to 2 years, and with fine which may extend to 10 lakhs rupees, and for every subsequent offence be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine which may extend to 50 lakhs। ये क्या मतलब है? अभी जो सेक्शन 21 में आपने पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि सेंट्रल अथॉरिटी में इम्पोज द, अगर ओपिनियन लगता है कि पेनल्टी लगानी चाहिए तो लगा सकती है। सेक्शन 21 में आपने पढ़ा था कि पेनल्टी ऑन द इंडोर्सर, पेनल्टी ऑन द मैन्युफैक्चरर, उस पर लगा सकती है। लेकिन सेक्शन 89 क्या बोल रहा है? वो तो सेंट्रल अथॉरिटी की मर्जी है, लगाए नहीं लगा, उसको लगता है कि पेनल्टी लगानी चाहिए तो लगा देगी, नहीं भी लगानी, उसको लगता है नहीं जरूरत, नॉट रिक्वायर्ड, तो नहीं भी लगाएगी। लेकिन सेक्शन 89 क्या बोलता है? अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स रिलेटेड मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, इन्होंने कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट निकाला, दे आर पार्टी टू दैट, मतलब बेसिकली इनकी मर्जी से वो इशू हुआ है, तो उस केस में मतलब सेंट्रल अथॉरिटी की चॉइस ने, मतलब इन पे लगी पेनल्टी। और अगर फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑफेंस किया, फर्स्ट टाइम अगर फर्स्ट टाइम किया है तो उस केस में मैक्सिमम 2 years की इंप्रिजनमेंट एंड मैक्सिमम 10 lakhs का फाइन है। दोनों मैक्सिमम, लेकिन एंड है और नहीं है। इसका तो क्या, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को बहुत सीरियसली लिया गया है। और सब्सिक्वेंट टाइम में अगर फर्स्ट टाइम सब्सिक्वेंट टाइम ऑफेंस हुआ तो उस केस में उस मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर मैक्सिमम 5 years की इंप्रिजनमेंट हो सकती है रादर देन 2 years, एंड फाइन मैक्सिमम 10 lakhs की जगह 50 lakhs हो सकता है। ये वाली फिगर्स आप देखो सेक्शन 21 से मैच करती है, जो सेंट्रल अथॉरिटी में इंपोज। तो सेंट्रल अथॉरिटी इंपोज करे ना करे, ये आपका ये तो लगे, और इसके अलावा सेंट्रल अथॉरिटी भी इंपोज कर सकती है, वो अलग बात है, दैट्स एडिशनल थिंग, बट आई थिंक ये सेम चीज इसी से मैच कर जाएगी। लेकिन इस प्रोविजन को मिला के देखें, नेट रिजल्ट क्या निकलता है, जो मेरी समझ है कि सर अगर कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू करता है तो उससे रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसको एक तो आपको डिसकंटिन्यू करना है या चेंज करके ऐड को इशू करना है, प्लस उसको फाइन लगेगा ही लगेगा। मतलब वहां तो लिखा सेंट्रल अथॉरिटी में इम्पोज, बट ये सेक्शन 89 के साथ लगेगा। और पहली बार अगर है तो 10 लाख का फाइन, और साथ में जेल भी हो सकती है, जेल भी होगी मैक्सिमम 2 साल तक की। और अगर सब्सिक्वेंट टाइम ऑफेंस करते हैं तो मैक्सिमम पेनल्टी 50 लाख की है, और साथ में मैक्सिमम 5 साल तक की जेल हो सकती है। एंड वर्ड लिखा और नहीं, इसका मतलब क्या है, इधर दिस और दिस नहीं, दोनों चीज एक साथ, दोनों चीज एक साथ। तो कह सकते हैं फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अब एक चीज बताइए, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में इंडोर्सर को भी लायबल कर रहे थे, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को भी लायबल कर रहे थे, और पब्लिशर को। बट देखा इसमें सबसे ज्यादा देखा जाए हु इज द मोस्ट गिल्टी, मतलब हु इज कंसिडर्ड टू बी द ब्लेम द हाईएस्ट, हु शुड बी ब्लेम्ड हाईएस्ट, इट शुड बी द मैन्युफैक्चरर। भाई मेन तो वही बंदा, वो अपने प्रोडक्ट को सेल बढ़ाने के लिए गलत ऐड निकाला है, फॉल्स या मिसलीडिंग। देखिए बाकी पब्लिशर और इंडोर्सर भी उसकी काम करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन वो तो सेकेंडरी चीज, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चर की है। इसे देखो यहाँ इंप्रिजनमेंट तक की बात आ गई। अच्छा वही इंडोर्सर या पब्लिशर पे खाली फाइन था एंड ऑल था, या बैन था कि साहब इंडोर्सर पे कि अगले 1 साल तक या अगले 3 साल तक आप किसी के प्रोडक्ट सर्विस को आप, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल पेनल्टी नहीं थी कि जेल नहीं था। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर है, क्या उनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बना दी है और एंड लगा रखा है। इसका मतलब क्या है कि वो खाली फाइन नहीं लगेगा, बिकॉज प्राइमरली तो आप गिल्टी हैं, आप गलत कर रहे हैं और आपको कोई गलत करने में हेल्प कर रहा है, तो वो तो बाद में सेकेंडरी लाइबिलिटी, प्राइमरी तो इसकी है। इसे देखो इंडोर्सर की या पब्लिशर की जेल वाली बात नहीं है, उनको मैक्सिमम पेनल्टी फाइन है या बैन कर दिया कि आप इतने साल तक किसी के प्रोडक्ट सर्विस को आप इंडोर्स नहीं करेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चर सर्विस पर सेक्शन 89 से लग रहा है कि साहब इनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है। इसका मतलब क्या, इसका बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट आएगा सोसाइटी में
कि फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इशू करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर किया और प्रूव हो गया ये है तो जो मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर किया उनको जेल हो जाएगी, ठीक है, एंड दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग। देखिए मैं एक बार सेक्शन 89 पढ़ता हूँ। सेक्शन 89 स्टेट्स दैट एनी मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर who causes or a false or misleading advertisement to be made which is prejudicial to the interest of consumer shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 10 lakhs rupees, and for every subsequent offence be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine which may extend to 50 lakhs rupees। तो ये इससे पता लगता है कि साहब प्राइमरली और इनकी लाइबिलिटी बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू इंडोर्सर और द पब्लिशर, ठीक है। तो इसके साथ आपका वी हैव कंप्लीटेड ऑल द प्रोविजंस रिगार्डिंग द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दैट इज इन शॉर्ट सेंट्रल अथॉरिटी, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास में हम रिड्रेसल मशीनरी इन सब के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जो आपने ओल्ड एक्ट में पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट पढ़ा ना, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, तो उसी तरीके से न्यू एक्ट के अंदर भी वो दे रखी है, ठीक है, उस तरह की अथॉरिटी। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें और है इस एक्ट के अंदर, मीडिएशन, प्रोडक्ट लाइबिलिटी मैंने ब्रीफली बताया था पहली क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में प्रोविजन, मीडिएशन के बारे में, ये सब चीज़ें भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इन एडिशन टू रिड्रेसल मशीनरी, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं वाइंड अप करता हूँ और इसके आगे की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।